अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि किस तरह साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को 5 साल के बाद बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है और उस रिलीफ मिलने के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक सुनहरी मौका मिला है। क्या वो इस मौके को अवेल करेंगे? क्या इंतखाबात वक्त पर करवाने के हवाले से कोई नए इकदाम आ सकते हैं अदालत की जानिब से? अब उसमें एक बड़ी अहम आइनी दरख्वास्त सामने आई है और देखते हैं उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह रिएक्ट करते हैं। मगर जो आज की मेन स्टोरी है, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि वो खैर हमारी पहली वाली स्टोरी से जुड़ी हुई है। वो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुतालिक, जो अब चेयरमैन नहीं रहे और उनकी जगह बैरिस्टर गोहर एक वकील हैं, उनको चेयरमैन नामजद किया है। इमरान खान साहब ने अपनी जगह पर उन पर आप कह सकते हैं कि इत्मीनान का इजहार किया है, उन पर एतमाद किया है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है और उस हवाले से बात करेंगे। मगर मेन चीज़ आज हम सब के सामने एक ही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जब 5 साल कबल एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी, गालिबन 10 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी, उसके साथ जुर्माना था। उनकी बेटी मरियम नवाज़ और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सज़ाएं सुनाई गई थी और इवेंचुअली ये मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा था और हाई कोर्ट में इस मामले पर जो समाअत है वो मौखर रही। एक तवील अरसे तक उन दरख्वास्तों को, उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब इसी दौरान प्लेटलेट्स कम होने की बुनियाद पर बैरून मुल्क चले गए या भेजे गए या भिजवाए गए, जो भी आप कह लें। और उसके बाद खैर एक तवील अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हुई। वतन वापसी के फ़ौरन बाद ही आज उनको इंसाफ मिल गया और ये वो मुकदमात हैं जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की अदलिया ने, उस वक्त के ताकतवर लोगों ने बनवाए थे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है और हो सकता है आप मेरी राय से इख्तिलाफ भी करते हो, आपको हक है इस बात का, क्योंकि मैं उस वक्त जब ये पानामा केस पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था, जब उस वक्त चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब थे उनके बेंच में, और उसके बाद फिर बेंच तब्दील हुआ, जस्टिस आसिफ सईद खोसा आए और एक तवील अरसे तक ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा रोज़ाना की बुनियाद पर। मुझे याद है जो हम रोज़ाना समाज से कबल टिकट्स बनाया करते थे, उन पर जो पहली लाइन होती थी वो होती थी पानामा का हंगामा। और अब हमने वो सारा केस खैर फॉलो किया। उसके बाद इवेंचुअली मामला JIT के पास गया। JIT ने उस पर एक अरसा तक तहकीकात की और एक रिपोर्ट उन्होंने तश्कील दी जो 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल थी और उस JIT की रिपोर्ट पर आप कह सकते हैं उस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए नैब को ये हिदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की कि वो इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए। फिर रेफरेंस बने, एवन फील्ड रेफरेंस बना, फ्लैगशिप रेफरेंस बना, अल अज़ीज़िया रेफरेंस बना। नैब में केसेस चलते रहे। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, जज बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई एवन फील्ड रेफरेंस में। फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें सज़ा नहीं सुनाई गई, उन्हें बरी कर दिया गया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको सज़ा सुनाई गई, मगर वो जज बशीर नहीं बल्कि जज अरशद मलिक थे, जिनकी बाद में एक नाज़ेबा वीडियो भी आई और कुछ अर्सा कबल वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। अब आते हैं मुद्दे पर। हुआ कुछ यूँ है कि मेरी पर्सनल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बेशक नवाज शरीफ साहब ने जो मनी ट्रेल थी वो नहीं दी, वो दे नहीं सके, या उनके पास दस्तावेज़ात प्रोवाइडेड उनके पास नहीं थे, जो भी है वो अदालतों को तो कम अज़ कम मुतमईन नहीं कर सके। जो सवालात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाए गए थे उन सवालात के भी जवाबात नहीं आ सके। जो सवालात अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उठाए गए उनके भी जवाबात ना आ सके। मगर बहरहाल एक बात मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस तरह अगर केसेस बनने लग जाएं तो बहुत से लोग जो हैं बिलखसूस जब रियासती इदारे इस बात पर तुल जाएं कि इनको इन केसेस में सज़ा दिलवानी है तो मैटर नहीं करता। मगर यहाँ पर जो किस्सा था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मेन मुद्दा था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया दोनों सेम पेज पर थे और दोनों ही औस्टर चाहते थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का, और वो उसमें कामयाब भी हुए। बहरहाल
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने इवेंचुअली नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दिलवाने में जो आप कह सकते हैं वो कामयाब हुए। और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं, हम अक्सर बहस मुबाहिसा जब आपस में कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं है वैसे हुआ था, तो जो हक़ाइक़ हैं उनको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उनको हम आगे पीछे कर देते हैं। हमारे सामने जो बातें उस वक्त हो रही थीं, एक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद पर, और फिर उनके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई और उनको ओहदे से हटा दिया गया, ये कह कर के उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। बजाय इसके कि उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल कौंसल, जिसको हेड जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे, वो कम अज़ कम उन इल्ज़ामात पर भी एक रोशनी डाल लेते और देख लेते कि असल में हो क्या रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा खुद कर चुके हैं, नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अहम किरदार पर भी वो बात कर चुके हैं, मगर उस मामले पर उन्होंने जो है वो अपनी आंखें बंद रखी और मामला कारपेट के नीचे ही दबा रहा। इवेंचुअली उसके बाद हालात बदल गए, हालात साजगार हो गए नवाज़ शरीफ साहब के लिए। एक नए अब कह सकते हैं बीच में जो किरदार था वो था जनरल कमर जावेद बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने में काफ़ी हद तक मुआवनत की, PDM इत्तेहाद की, और इवेंचुअली इमरान खान साहब को बाहर निकाल दिया गया वज़ीर आज़म हाउस से। उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में PDM ने गवर्नमेंट संभाल ली। PDM जैसे ही गवर्नमेंट में आई, PDM ने सबसे पहला काम नैब तरमीम की सूरत में किया, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको जो वोटिंग का हक देने से मुतालिक एक कानून बनाया गया, उसको साइड पर किया, और फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स की। और चाहे वो FIA हो जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के केसेस थे, चाहे वो नैब हो जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब के केसेस थे, वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई और इवेंचुअली उनके समरात हमारे सामने आना शुरू हो गए। और आज उसकी पहले उस सिलसिले की पहली कड़ी थी। नवाज़ शरीफ साहब को आज बाइज़्ज़त बरी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो कि हाल ही में इमरान खान साहब को भी एक बड़ा रिलीफ दे चुके हैं साइफ़र केस के अंदर। असल मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे जजेस, हमारी अदलिया, हमारे जर्नैल, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही मैनिपुलेट करते आए हैं, और ये इसमें कोई दो राय है नहीं। और हमने ये ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त भी मैनिपुलेशन होती रही है। अच्छे खासे केस अगर होते हैं तो उनको भी बिगाड़ दिया जाता है। नैब ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है उन केसेस को ख़ुद ख़राब करने में, और हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो केस इतने कमज़ोर बना दिए जाते हैं कि इवेंचुअली जो आला अदलिया होती है वहाँ से साइल को रिलीफ मिल जाता है। और आज नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है वो इसी वजह से मिला है कि उनके ख़िलाफ़ अव्वल तो जो केस थे, बेशक उनमें सब्सटेंस ज़रूर होगा, नवाज़ शरीफ साहब अपने एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर सके होंगे, शवाहिद प्रोवाइड नहीं कर सके होंगे। दूसरी जानिब जो केस बनाने वाले हैं उन्होंने भी बस उसको परस्यू नहीं किया, और जो असल चीज़ें देने वाली थी वो नहीं दी, और इवेंचुअली अब उसका फ़ायदा, शक का फ़ायदा जिसको कहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब को पहुँच चुका है। मगर जहाँ पर 5 साल पहले नवाज़ शरीफ साहब थे, जो उस वक्त उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी या अदलिया कर रही थी, आज वही सब कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। हमने अभी पार्टी चेयरमैनशिप की बात की, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के ही एक लार्जर बेंच ने उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाने का फ़ैसला दिया, और इंतखाबात से कबल उनको नाअहल जब हुए वो, उसके बाद पार्टी सदारत से वो उनको हटा दिया गया। वो जेल में थे जब इंतखाबात हुए, और अब वही कैसेट जो है वो रिवर्स हो रही है। इमरान खान साहब आज जेल में हैं और उनकी नाअहली भी हो चुकी है, और दूसरी जानिब अब पार्टी चेयरमैनशिप का ओहदा भी उनसे छिन चुका है। उन्होंने अब नामज़द किया है बैरिस्टर गोहर को, जो कि एक वकील हैं, और उनका सियासत से दूर दूर तक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। और बामरे मजबूरी हो सकता है, या जैसे भी इमरान खान साहब को बेसिकली ऐसा शख्स चाहिए था जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हो, और उन्होंने खैर इसमें बैरिस्टर गोहर का नाम उसका इंतखाब किया है। आज इस पर एक और बहस हुई, हम वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि 2 नाम हैं, एक है हामिद खान साहब का और एक है बैरिस्टर गोहर का। तो मैंने कहा कि पर्सनल लेवल पे तो मेरी दोनों हजरात के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, अलैक से अलैक ही है, और ना लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को कोई बंदा
अलामती तौर पर ही सही अगर रिप्लेस कर सकता है तो वो हामिद खान ही हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई ऑप्शन आपको सामने कम से कम नज़र नहीं आता, क्योंकि जो रिवायती सियासतदान है वो तो माशाल्लाह से ख़ुद ही उड़ान भर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर कुछ हैं अगर तो वो ग्राउंडेड हैं, वो सामने नहीं आ सकते। और आखिरकार इमरान खान साहब को बिलखसूस 9 मई के बाद से अगर सहारा मिला है तो वो उनकी लीगल टीम से ही मिला है, जो लीगल टीम भी अब कुछ जूनियर वकला पर ही मुश्तमिल है, चाहे शोएब शाहीन हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो। इन लोगों ने ही इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा, ना सिर्फ अदालतों में बल्कि टीवी प्रोग्राम्स में भी जाकर नुमाइंदगी की, और उनका केस अपने तौर पर जितना वो बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया, वहाँ पर जाकर उनको रिप्रेजेंट किया। और अब जाकर बैरिस्टर गौहर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है चेयरमैनशिप की। तो मैं इस पर यह कहता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एक ओपिनियन है कि हामिद खान साहब का जो स्टेचर है वो शायद ज़्यादा मौजू इंतखाब होते इमरान खान साहब की जगह चेयरमैनशिप के लिए, क्योंकि एक तो ये पार्टी के बानी रहनुमा है। इस सब से हट कर मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा शख्स चाहिए जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सके इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसमें इदारों की अगर मैं बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट तो है ही, दूसरी जानिब अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जो आला अदलिया है पाकिस्तान की, उसके दरमियान भी एक ब्रिज इनको चाहिए। और उससे बेहतर हामिद खान साहब से बेहतर मुझे चॉइस नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी जहाँ तक बात है लीगल फ्रेटर्निटी में जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट हामिद खान साहब के लिए है, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, और उसके अलावा कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और उनकी एक स्टैंडिंग है, और हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका एक नैरेटिव जाना जाता है, माना जाता है। और हत्ता के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी 2 रोज़ कबल कमरा अदालत में उनको कॉम्प्लीमेंट करने पर मजबूर हुए कि आपकी कदर इसी वजह से है कि आप अपने असूलों पर खड़े रहते हैं। और बेशक मुश्किल वक्त में जो इमरान खान साहब जब मुश्किल में आए, इक़्तिदार से निकले, तो हामिद खान साहब जो कि उनसे नाराज़ थे वो वापस उनके पास गए और उनका साथ दिया और उनके साथ खड़े हो गए। आज भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी अपनी खैर, हम शायद और नज़रिए से सोच रहे हैं। इमरान खान साहब हमसे बहुत ज़्यादा सयाने हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर समझते हैं। शायद उन्होंने ये बेहतर समझा हो कि गौर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उनको ऐसा ही शख्स चाहिए हो। अदरवाइज़ गौर साहब के ऊपर आप कोई बात तो नहीं कर सकते, बड़े अपराइट वकील हैं, और गो के उनका वो तजुर्बा नहीं है जो हामिद खान साहब का है, मगर उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ डिलीवर किया है, उसी नतीजे में इमरान खान साहब ने आज उनका इंतखाब किया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, मगर ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये माजी में नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, और आज तकरीबन 4-5 साल के बाद वही रियासत है, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही अदलिया है, उनके आंखों का तारा नवाज़ शरीफ बना हुआ है। तो आज हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको ये बात सोचना होगी कि कल को अगर हमने इमरान खान साहब को भी इसी तरह अदालतों से रिलीफ दिलवाना है, इसी तरह उनको भी खसूसी प्रोटोकॉल देने हैं, तो आज ही क्यों ना हम अपनी जो गलतियां हैं उनको सही कर लें, और जो हमने 5 साल के बाद गलती को दुरुस्त करना है उसको आज अगर हम ठीक कर लें तो शायद हमारे हालात भी मुल्क के बेहतर हो जाएं, हमें इंतखाबात भी आगे लेकर जाने के हवाले से सोच विचार ना करनी पड़े। और जो अदलिया है उसमें उसका किरदार बड़ा कलीदी है, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनको भी चाहिए। मगर मैं यहाँ पर समझता हूँ कि अब नवाज़ शरीफ साहब अगर एग्जोनरेट हो गए हैं, एक मुकदमे में वो हो गए हैं, दूसरे 2 में बल्कि हो गए हैं, फ्लैगशिप में तो नैब ने अपनी अपील ही माशाल्लाह वापस ले ली है, और जहाँ तक अल अज़ीज़िया का ताल्लुक़ है तो वो भी आइंदा चंद रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। और वो मुकदमा तो खैर इससे भी काफ़ी वीक है, वो तो अरशद मलिक साहब का फ़ैसला है, उसमें तो वैसे ही बहुत सारे लकूनाज आ सकते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब से मंसूब हमारे एक दोस्त हैं हमाद हसन साहब, उन्होंने जब ये पाकिस्तान वापस आए उसी रोज़ एक ख़बर दी कि नवाज़ शरीफ साहब ख्वाहिशमंद हैं इमरान खान भी इंतखाबात से कबल बाहर आ जाएं जेल से, और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बज़ाहिर तो ये ख़बर हमें ज़्यादा वो आप कह सकते हैं इस पर यकीन भी नहीं आया, और जो हक़ाइक़ हैं वो भी उसके बरअक्स ही हैं। कौन चाहेगा इमरान खान साहब को अपने मुकाबले में इंतखाबी मुहिम करने के हवाले से, वो अगर इस तरह का फ़ैसला करते हैं तो इमरान खान अगर आ जाते हैं तो नुकसान तो इवेंचुअली नवाज़ शरीफ साहब को होगा, ज़रदारी साहब को होगा, तो वो किस सूरत में भी ये कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब इम्तिहान है नवाज़ शरीफ साहब का।
अगर तो वो ये चाहते हैं, जो वो ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी, उसकी फ़लाह के लिए वापस आए हैं और वो बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसको ख़त्म करने के लिए वो कोशां हैं, तो उसमें सबसे बेहतर चीज़ तो यही होगी कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर आएँ और सबसे पहले इमरान खान साहब की जो रिहाई है, जो फ्रिवलेस केसेस में जिस तरह नवाज शरीफ साहब की थी, हम अगर उनको केसेस को फ्रिवलेस कह रहे हैं तो हम तो इमरान खान साहब के भी केसेस को भी फ्रिवलेस ही कहेंगे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही कहेंगे। इनके तो बल्कि ज़्यादा फ्रिवलेस किस्म के केसेस हैं जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि नवाज शरीफ साहब भी अगर चाहते हैं और जो वो दावा कर रहे हैं अगर वही हकीकत है, तो फिर इमरान खान साहब को भी बाहर लाने का इंतज़ाम किया जाए और तमाम लीडर्स एक मेज़ पर बैठें और फिर इंतखाबात का माहौल हो, चाहे कोई भी जीते। हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इंतज़ामिया है, या इवन दो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी चाहिए कि उन नताइज को तस्लीम करें और उनको एक्सेप्ट करें। जब उनको एक्सेप्ट करेंगे तो इवेंचुअली हुकूमत बनेगी और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऐसे आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि आज अगर आप एक पॉपुलर लीडर से ख़ाइफ हैं और उसके खौफ में हम इंतखाबात को बार बार उसमें ताख़ीर करते रहें, तो उससे ज़्यादा मुल्क में बेचैनी भी फैलेगी, मईशत भी ज़्यादा बिगड़ेगी। बहरहाल लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, आज की इस वीडियो से इतना ही। मगर मैं असल ख़बर भूल रहा हूँ। एक आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त आई है। वो दरख्वास्त है, बेसिकली दरख्वास्त कम, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इम्तिहान ज़्यादा है और उनके लिए एक चांस है। चांस इस तरह है कि मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का ये मामला है और इसमें मार्च 2023 में एक दरख्वास्त आई थी। उस दरख्वास्त को अर्ली हेयरिंग के लिए मुकर्रर कर, अर्ली हेयरिंग उसकी लगाने के लिए एक दरख्वास्त आज दायर की है बैरिस्टर ज़फ़र अली शाह साहब ने। और उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त जो है, उनका बुनियादी तौर पर मुद्दा ये है कि इंतखाबात में तारीख के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जो उनकी दरख्वास्त थी, चलें उस पर पहले आपको ये बता दें, जो अब इस्तदा की गई है वो ये है कि दरख्वास्त 4 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जो अब आइंदा आने वाला हफ्ता है उसमें वो चाह रहे हैं कि उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और फिर यहाँ पर उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला के उस नोट का हवाला दिया है जो उन्होंने हाल ही में इंतखाबात केस में दिया, जिसमें उन्होंने तमाम तर लोगों पर ज़िम्मेदारी आयद की है, बिलखसूस जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, जो मुख्तलिफ सूबाई गवर्नर्स थे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अब ये चाह रहे हैं कि वो जो नोट जिसमें उन्होंने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताख़ीर का ज़िम्मेदार करार दिया है और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई इनिशिएट करे। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बावजूद इंतखाबात मौजूदा सेटअप के तहत ही हो रहे हैं, यानी वही लोग जिन्होंने पहले इंतखाबात में ताख़ीर की, अब वही लोग दोबारा से वो इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। इंतखाबात में ताख़ीर की ज़िम्मेदार ही इंतखाबात की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्त में मैंने एक इंतहाई अहम आइनी नुक्ते की निशानदेही की है। बहरहाल दरख्वास्त को नंबर लगने के बावजूद गुज़िश्ता 8 माह से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 8 माह कबल उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, उस वक्त जब पंजाब हुकूमत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला के उस नोट के बाद, जबकि ये तय पा चुका है उनके नोट के मुताबिक कि कौन कौन ज़िम्मेदार था, उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जिन्होंने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया और आइन से इनराफ़ किया है। और यहाँ पर अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जो मौका है, मैं ये समझता हूँ कि जो कि आसराइयाँ हो रही हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। अगर इस तरह की क्या सराइयाँ हो रही हैं तो बेहतर यही होगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी वक्त इस मामले को टेकअप करें। इस पिटीशन को ही टेकअप अगर वो कर लेते हैं तो इस पिटीशन के अंदर भी वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि मौजूदा हालात में इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि अब तक उन्होंने क्या किया, जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है आइन के मुताबिक, क्या वो उस पर अमल पैरा है या नहीं। इस तरह के अगर चंद ऑब्जर्वेशंस भी आ जाएँ तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को पैगाम मिल जाए कि इंतखाबात में ताख़ीर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आपके साथ अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।